हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखिए अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन को अगर हम लेके देखें तो देखो कोरोना ने हमारा बहुत ज्यादा लॉस किया, लेकिन हमें यानी ऑनलाइन माध्यम से इसको शिक्षा को बहुत आसान कर दिया और बहुत सस्ती बना दिया। आपको याद होगा जस्ट 2 साल पहले ख्याल करो कि अगर आपको आईएएस का तैयारी करना होता था तो 2 साल या 3 साल पहले तो आपको दिल्ली, इलाहाबाद या हैदराबाद, बेंगलुरु जाना होता था। लेकिन अगर अब आपको आईएएस का तैयारी करना है तो ऐसा नहीं है। आप अपने घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से वे सभी टीचरों तक एक्सेस है आपकी जो दिल्ली, इलाहाबाद और कहीं भी मिलते थे। और वो टीचरों की जो एक्सेस है वो सभी आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? इस हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। तो देखिए खासकर मैं उत्तर भारत की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक ताने बाने को तो समझता हूँ कि यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कि कुछ हो या ना हो, उनकी कोई उम्मीदें हो या ना हो, कोई आकांक्षाएं हो ना हो, लेकिन एक आकांक्षा हर एक परिवार और एक घर में हमेशा उगती या जन्म लेती है क्या? कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सिविल सर्वेंट हो। तो चलो जैसे कि देखो जो ये यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी अर्थात आईएएस का सुख सब कोई बता नहीं सकता। आईएएस का सुख सब कोई बता नहीं सकता। आईएएस की पढ़ाई या परीक्षा को सब कोई निभा नहीं सकता। और इसमें आईएएस की क्या खता जो तू छोड़ रहा है, क्योंकि हर शख्स आईएएस का साथ निभा नहीं सकता, है ना। तो बहुत सिंपल है इसमें कि भाई अगर आप सब लोग जुड़ना चाहते हो तो हमारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसमें से आपने थ्योरी में क्या पढ़ा वो सभी आपको यहाँ जाके लाइव टेस्ट और क्विज़ मिलेंगे। जैसे कि आज 8:30 बजे से टेस्ट सीरीज में पहली टेस्ट सीरीज 2021 के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आपने अब तक जो भी पढ़ा वो एकदम अपडेटेड फॉर्म में टेस्ट सीरीज होगी और उसका पूरा स्टैंडर्ड यूपीएससी का होगा। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये सारी चीजें शामिल करी जाएंगी। इसके साथ देखोगे इसमें से जैसे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे और उन पे अनलिमिटेड एक्सेस होगा। क्या होगा? अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बहुत सिंपल और साधारण है भैया, कि अगर आप एक बार टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो एक निश्चित टाइम पीरियड तक, मान लो 1 साल का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो उस दौरान आप किसी भी टीचर कहीं भी कुछ भी आप अनअकैडमी में एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ देखो हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसके माध्यम से आप जुड़ पाओगे और इस लर्निंग ऐप के माध्यम से आप ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकोगे, ऐसे इसको डाउनलोड करके इससे पढ़ाई कर सकोगे। साथ ही साथ देखोगे कि मेरा नाम देवी सिंह है, मैं इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पीटी के लिए पॉलिटी और भी जैसे कि टेस्ट सीरीज ये सारा सब कुछ करवाता हूँ। तो आप देखोगे कि इसमें ये अनअकैडमी यानी टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से आपको सारा मटेरियल जुड़ जाइए तो सब कुछ प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखोगे कि इस पे तो ये अनअकैडमी यानी जो प्रोफाइल लिंक है इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हो। हमारे इस प्लेटफॉर्म में कुछ टॉप एजुकेटर हैं भारत के, उनसे भी आप जुड़ के आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ देखो ये जो कोर्सेस है ये कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट में मोर देन 250 जो वीडियोस अर्थात कोर्सेस हैं वो क्या है, कंप्लीट करवाए गए हैं। जैसे कि ऑप्शनल कोर्सेस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आगे चलते हैं हम, हमारा एक प्लान है इसी को ध्यान में रखते हुए। प्लान क्या है? देखो भैया आजकल बहुत सिंपल और बहुत साधारण है। हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम कोशिश करती है, अनअकैडमी कोशिश करती है कि जितना सरलता से, जितना आसानी से हम टीचरों तक एक्सेस क्या है आप बच्चों की पहुंचाया जा सके। उसके साथ साथ देखो ये बहुत सिंपल और बहुत साधारण है कि जो आप फ्री का पढ़ते हो उसमें से कुछ चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं, लेकिन इसमें देखो टीचर का भी खर्चा है, इंस्टीट्यूट का भी खर्चा है। तो ऑब्वियस है हम एक दूसरे से, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। देखो इंस्टीट्यूट का वजूद किससे? स्टूडेंट से है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट का वजूद है वो आप सभी लोगों से है।
तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, हमारा फी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी कम है अपेक्षाकृत दूसरे इंस्टीट्यूट, और दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको इतना एक्सेस नहीं है, इतने टीचरों के साथ इंगेज और ये सारा चीज नहीं होता है, ठीक है। तो हमने एक माह का आप देखोगे इसके अंतर्गत ये 9,000 रुपया फी है, और आपको ये जो कोड है इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको कोड बता देता हूं, देवी वाईटी। हमारा जो बच्चा है वो डेली कोड डालना भूल जाता है, ठीक है, देवी वाईटी। तो ये कोड है, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद ये 3 मंथ का अगर आप सब्सक्राइब करते हो जो 22,000 फी है, तो आपको 22,000 के बाद इतना पे करना पड़ेगा आपको, 10% का डिस्काउंट। सेम वैसे ही 36 मंथ में, तो ये सारी चीजें आपको डिस्काउंट प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ बात करेंगे इसमें आपको मिलेगा क्या, देखो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म में आइकॉनिक का भी क्या है, प्लान है। तो इसके अंतर्गत भी क्या है कि इसमें 12 माह से 36 माह तक है, और मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो और ये कोड यूज कर लो, देवी वाईटी, देवी वाईटी ये कोड है, तो इस कोड को यूज कर लो, ठीक है ना। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जल्द से जल्द इसका जो फी है ये हाइक होने वाला है। इसमें आपको स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, सारी व्यवस्थाएं जितना कि आपको यूपीएससी के लिए जरूरी होती हैं वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम, तो देखो ऑप्शनल का भी हम प्लान लेके आए हैं कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, हो सकता है कि जीएस कहीं इंस्टीट्यूट या कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन से कर लिए हो, कोई बात नहीं है भाई, वहां ऑप्शनल की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ करीब सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल की व्यवस्था करी गई है। तो आप देख सकते हो 1 मंथ के लिए जैसे 5,000 फी है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया 12 माह से 36 माह तक में से कोई एक सब्सक्राइब कर लो, और मेरा कोड है ना देवी वाईटी, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए 10% का, तो ये कोड देवी वाईटी इसको यूज कर लो और 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर लो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुछ बैचेज हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 2021 के लिए, कुछ और बैचेज हैं जो 1 साल के लिए, ये 6 मंथ के लिए, ये 1 साल के लिए और 2 साल के लिए। ये हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैचेज होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि ये इसका रेट भी हाइक होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलो, तो याद होगा आपको कि जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था तो लास्ट में मैंने बताया था कि भाई अगला सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा रहा था, स्वयं सहायता समूह। क्या बताया था मैंने, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी बोलते हैं इसको। मैंने बताया था डिटेल से कि भाई देखो इसके अंतर्गत जो नाबार्ड ने करीब एक डेटा दिया था कि करीब 102 मिलियन या 100 मिलियन से ज्यादा परिवारों को क्या हुआ है, एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को इसमें से फायदा हुआ है। इसमें से आप देखोगे कि ये जो नाबार्ड ने 1998 में एक क्या दिया, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डेवलपमेंट हाँ डिपार्टमेंट की एक स्थापना करी थी, और इस विभाग ने, ध्यान रखिएगा ये कल मैंने ये जो अपडेट है ये मैं बता देता हूं सॉरी, विभाग का क्या नाम है, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने एसएचजी के लिए, देखो ये 1990 में नाबार्ड ने स्थापना की बात करी थी, तो इसने 2 जिलों में एक प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, 2 जिलों में एक प्रोजेक्ट, 2 जिलों में एक प्रोजेक्ट ई शक्ति, क्या है, क्या नाम है इसका, ई शक्ति। ई शक्ति क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। इसका देखो पहले तो ये 2 जिलों में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका विस्तार 100 जिलों में क्या किया जाएगा। तो इसके उद्देश्य के तहत आप एसएचजी का ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो यहां तक आपने चीजों को देखा था, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये पीटी और मेंस इकोनॉमी में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि भाई पीटी के लिए आपके 12 से यानी 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, और मेंस के लिए आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो वाईएस मालेगाम कमेटी ये है क्या, ठीक है। देखो एसएचजी और एमएफआई के स्वास्थ्य के सुधार के लिए, जो इनके हेल्थ के सुधार के लिए
इनके उद्देश्य से मालेगांव समिति के सुझाव आते हैं। वाईएस मालेगांव के नेतृत्व में एक समिति गठित करी जाती है और इसके सुझाव आते हैं। इसके सुझाव क्या 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 हैं, जरा इन सुझावों के बारे में आप थोड़ा सा देख लो। देखो इसमें वैसी मेंशन है, हम खाली पेज निकाल लेते हैं, फिर इसको मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, है ना। कि खाली पेज है नहीं है आज, है ना, नहीं है ना, चलो है तो चलो। देखो पहला क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एसएचजी को, इनके सुझाव हैं वाईएस मालेगांव समिति के, जो वाईएस मालेगांव हैं, तो इनके स्वस्थ के लिए किसके, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई, तो इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया, कुछ सुझाव दिए गए, कुछ सुझाव दिए गए, कुछ सुझाव दिए गए, किसके द्वारा, मालेगांव जी के द्वारा। ठीक है, आप देखोगे कि सुझाव क्या है। नंबर 1 आप लिख सकते हो कि जो एसएचजी को आरबीआई के कंट्रोल में लाया जाए। इसका उद्देश्य है कि एनबीएफसी की नई श्रेणी तैयार किया जाए, जिससे एनबीएफसी एमएफआई कहा जाए। ये कहते हैं, पहला सुझाव क्या है कि भाई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएचजी है, इसको आरबीआई के कंट्रोल में लाया जाए, इसको आरबीआई के कंट्रोल में लाया जाए, आरबीआई के कंट्रोल में लाया जाए, कंट्रोल में लाया जाए। और इस आरबीआई के कंट्रोल के बाद आप देखोगे इसका जो उद्देश्य है, तो एक एनबीएफसी बनाना है, तो इसको एक एनबीएफसी में कंट्रोल तब्दील किया जाए, एनबीएफसी में इसको तब्दील किया जाए। अब आप देखोगे एनबीएफसी में तब्दील करने के बाद जो एनबीएफसी में एक एनबीएफसी बनेगी, तो उसका क्या नाम रखा जाए, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये नाम रखा जाए, ध्यान रखिएगा, ये उनका नाम रखा जाए। ठीक है, इसके साथ साथ बी नंबर देखोगे, बी नंबर, तो किसी भी एक व्यक्ति को मात्र एक एसएचजी के माध्यम से, इन्हीं ने कहा कि कोई एक व्यक्ति को मात्र एक एसएचजी के माध्यम से क्या है, उसका सदस्य बनने की अनुमति दी जाए। उस व्यक्ति को एक से ज्यादा एसएचजी का सदस्य नहीं बनाया जाए। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना, स्वयं सहायता समूह, चलो लिख देता हूं, स्वयं सहायता समूह का सदस्य ना बनाया जाए, सदस्य ना बनाया जाए, ना बनाया जाए। इसके साथ साथ कहा गया कि एक व्यक्ति जो कि ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है, वह एसएचजी का सदस्य है, तो जिसकी वार्षिक या पारिवारिक आय क्या हो, 50,000 से ज्यादा हो, तभी उसको, सॉरी 50,000 से कम हो या इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तभी उसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण प्राप्त हो सकता है। इसमें कहा गया, लिख लीजिए, कि एक व्यक्ति जो कि ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, ठीक है, व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, क्षेत्र का निवासी हो। इसके अंतर्गत आप देखोगे अगर जो कोई व्यक्ति है और अब वह ग्रामीण एरिया का क्या है, निवासी है, तो उसको तभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऋण प्राप्त करा सके जब उसकी कमाई 50,000 से ज्यादा की ना हो। मतलब अगर उसकी इनकम, उसकी आय, ठीक है, कितना, जो एनुअल इनकम है, जो वार्षिक पारिवारिक आय है, ध्यान रखिएगा कौन सी, ये वार्षिक पारिवारिक आय, पारिवारिक आय अगर 50,000 से क्या है, ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है वार्षिक पारिवारिक आय, तो उसको क्या किया जाए, उसको एमएफआई से, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, सॉरी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण ना दिया जाए। अगर ज्यादा है, अगर है तभी ये ऋण दिया जाए।
तो यहाँ थोड़ा सा अपडेट हुआ है, इस नोट डाल के आप लिख लेंगे। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 की इस वार्षिक आय को आरबीआई ने बढ़ा करके, जो 50,000 की वार्षिक आय थी तो आरबीआई ने बढ़ा करके इसको 1 लाख कर दिया है। कितना? 1 लाख कर दिया है और फिर इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर इसको बढ़ाया गया तो अब इसको 2019 सितंबर 2019 में इसको कितना कर दिया गया है? 1,25,000, 1,25,000 क्या कर दिया गया है? कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इसमें आपकी जो स्लाइड है वो स्लाइड में नहीं मिलेगा, ये अपडेट है, ये एकदम इसी वजह से मैं इसमें करंट की चीजें भी कंप्लीट करता चला जा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि भाई अगर कोई ग्रामीण परिदृश्य से व्यक्ति आता है और वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या है सॉरी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ऋण लेना चाहता है, एसएचजी का मेंबर है, तो उस व्यक्ति को तभी ऋण प्राप्त होना तभी संभव है जब उसकी कमाई 1,25,000 से पारिवारिक वार्षिक कमाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वह व्यक्ति ऋण प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वह व्यक्ति ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यह भी तय किया गया है कि एसएचजी का कोई भी सदस्य 2 से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण नहीं ले सके। देखो ये क्यों तय किया गया है, मैंने कल बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था एसएचजी के अंतर्गत कि देखो इसमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं। होता क्या है कि जो ये इनसे ऋण जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कम ऋण मिलता है तो व्यक्ति कई एसएचजी से जुड़ करके, कई हेल्प सेल्फ ग्रुप से जुड़ करके वो कई एमएफआई से ऋण प्राप्त कर लेता है। तो इसमें बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को दो से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण नहीं ले सके और यह तय किया जाए कि एसएचजी का वह कोई सदस्य अगर एसएचजी का सदस्य है तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है उससे 2 से ज्यादा से ऋण नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, जब देखो आपको याद है कि मैंने बताया जब स्टार्टिंग में 50,000 वार्षिक पारिवारिक आय थी, तो जब ये अधिकतम ऋण 50,000 की थी तब वह तय किया गया था कि 2 में से किसी भी एक एमएफआई से, अब जब 50,000 थी तो यह तय किया गया था कि अगर 2 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से यह ऋण लेगा तो किसी एक में से 35,000 से ज्यादा की ऋण की प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन एसएचजी के जो कुछ सदस्यों को किसी एक एमएफआई से है कि इससे ज्यादा ऋण नहीं दिया जाएगा तो दूसरे से बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो कितना दूसरे से प्राप्त कर सकेगा। ये कब था? ये जब 50,000 की बात हो रही थी। तो अब इसमें भी ऑब्वियस है कि बदलाव होने चाहिए। तो इसमें क्या बदलाव होंगे कि देखो जब अधिकतम ऋण की धनराशि को 1 लाख से बढ़ा करके कितना 1 लाख से बढ़ा करके यानी 1,25,000 कर दिया गया है। तो इसमें जो एक एमएमआई से जो एक एमएमआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो ऋण था, जब पहले उसको 50,000 में 35,000 ऋण देता था, अब उसको उस ऋण को 60,000 क्या है 60,000 कर दिया गया था। अब देखोगे कि वो 60,000 से ज्यादा ऋण की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ सितंबर 2019 में आरबीआई ने, मैंने जब बताया कि 1,25,000 क्या कर दिया गया है कि इसमें जो लिमिट है पहले 1 लाख किया गया फिर 1,25,000 किया गया, तो इसमें जो सूक्ष्म प्रावधान है अब तक कोई नए प्रावधान जारी नहीं करे गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या है कि एक एमएफआई से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से आपको कितना 60,000 से ज्यादा का ऋण प्राप्त नहीं हो सकेगा, 60,000 से ज्यादा का ऋण प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसमें बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक देखा जो वायस मालेगाम है ये निर्देश दिया, दिशा निर्देश दिया। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें से और कुछ बदलाव किए गए, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जब ऋण प्रदान करेंगे तो ब्याज की जो इंटरेस्ट यानी ब्याज की जो ब्याज दर है इंटरेस्ट रेट है वो 24% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जब किसी एसएचजी स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप के किसी सदस्य को ऋण प्रदान करेंगे तो इनका जो रेट है, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 24% से ज्यादा नहीं हो सकता है।
लेकिन अगर कोई बड़े एमएफआई हैं, बड़े एमएफआई किसे कहा जाएगा मैं बताऊंगा, उनको बड़े एमएफआई कहा जाएगा जो 100 करोड़ से ज्यादा ऋण प्रदान कर सकेंगे। तो जो बड़े एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होंगे उनके लिए एक व्यवस्था करी गई है कि वो जो छोटे एमएफआई के लिए 12% से जो लाभ का हिस्सा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये ज्यादा 12 अर्थात 12% से ज्यादा लाभ नहीं कमा सकते हैं। वहीं जो बड़े माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो इनको लाभ 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनको लाभ 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन डाली गई, इसमें कहा गया कि भाई इसमें से जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो 24% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और बड़े एमएफआई जिनका 100 करोड़ का उन्हें ऋण देके रखा है तो उनके लिए जो लाभ है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो छोटे एमएफआई हैं जिनने ऋण 100 करोड़ से कम का दिया है उनके लिए 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 12% से, अर्थात 12% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जबरन वसूली भी नहीं की जानी चाहिए। ये भी मालेगाम साहब कहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई जबरन वसूली को अर्थात जबरन वसूली या फिर प्रछन्न वसूली नहीं की जानी चाहिए। ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मतलब प्रछन्न व्यय नहीं होने चाहिए, छुपे हुए व्यय नहीं होने चाहिए जब आप ऋण प्रदान कर रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एसएचजी के हेल्थ के लिए अर्थात स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये सुझाव दिए गए। साथ ही साथ कहा गया कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जो दिए गए ऋण हैं वो एसएचजी के सदस्य जो हैं उपभोग नहीं कर सकते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हैं उनको पर्सनली यानी अपने व्यक्तिगत उपभोग का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। इस धनराशि का प्रयोग सिर्फ एसएचजी के सदस्य क्या है निवेश के लिए ही कर सकेंगे, और आप देखोगे इस औद्योगिक इकाई की स्थापना कर वह जो अपनी आजीविका है, जो क्या है अपना लाइवलीहुड है, उसी के उद्देश्य से कर सकेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि एसएचजी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए, उनके असफल होने का क्या कारण रहा होगा? बहुत सिंपल और साधारण है कि भाई देखो, जो एसएचजी के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जिन लोगों को ऋण दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, तो उन लोगों पे संसाधन की पहले से कमी होती है और यह ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता है। इनमें किसी प्रकार की लीगल प्रतिबद्धता नहीं होती है, वैधानिक अर्थात कानूनी प्रतिबद्धता नहीं होती है। तो ऐसा होने पे ये लोग व्यक्तिगत रूप से उस पैसे का उपभोग कर लेते हैं, जैसे कि बेटी की शादी में, बेटे की पढ़ाई में और मेनी मोर खर्चों में ये उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो उपभोग है ये उपभोग पर्सनल नहीं होना चाहिए, बल्कि यह उपभोग एसएचजी के किसी भी औद्योगिक इकाई के सेटअप करने अर्थात उसको स्थापित करने के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर नोट डाल के आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो दिए गए कुल ऋण का 85% मात्र इसी क्षेत्र में जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि जो एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो वह 100 रुपए में, मान लो कि ये एमएफआई 100 रुपया का ऋण दे रहा है, ठीक है, ये एमएफआई है और 100 रुपए का ऋण दे रहा है, तो 85% ऋण इसी क्षेत्र में जाना चाहिए और 15% वो किसी भी प्रारूप में ऋण के रूप में दे सकेगा। ध्यान रखिएगा, तो ये सारी क्या है, उसके लिए दिशा निर्देश है, एक तरीके से ये सुझाव दिए गए। यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि स्लाइड में आपको मेंशन करके रखा है, आप इस स्लाइड में देख सकते हो। वेरी गुड। हाँ देखो, तो एमएफआई और एसएचजी यही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया है, चलो इसको हाईलाइट भी मैं कर देता हूं। यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और एसएचजी स्वयं सहायता समूह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से मालेगाम समिति ने कुछ सुझाव दिए। अब ये सुझाव क्या थे कि इनके अंतर्गत आप देखो कहा गया है कि इसको एक नवीन प्रकार की एनबीएफसी डेवलप किया जाए, जिसका क्या नाम रखना चाहिए, एनबीएफसी एमएफआई रखा जाए। ठीक है, इन्हें आरबीआई के कंट्रोल में लाया जाना चाहिए और किसी भी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा
एसएचजी से जुड़ने की मान्यता अर्थात अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और किसी भी एक एसएचजी के सदस्य को 2 से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण लेने की भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ताकि जो इसमें समस्याएं आ रही हैं, देखो एमएफआई के पास पहले से भी पैसा नहीं है और इसमें जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से यह अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सके। तो यह अगर अपनी आजीविका की सुनिश्चित करने की बात इसके माध्यम से करेगा तो ऑब्वियस है इसमें सुधार होने की जरूरत है। तो देखोगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के रेफरेंस में आप एसएचजी के मात्र उन्हीं सदस्यों को ऋण प्राप्त करने की अनुमति होगी जिनका वार्षिक पारिवारिक आय कितना, ये 25,000 रुपया। तो अब ये 25,000 रुपया को क्या कर दिया गया है, पहले 1 लाख किया गया, 1 लाख रुपया किया गया और फिर सितंबर 2019 में इसी को 1,25,000 कर दिया गया। कितना, 1,25,000 किया गया। तो जब इसे 50,000 रुपया था तब कहा गया भाई कि किसी भी एमएफआई, देखो पहले बोला गया है कि आप 2 एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण ले सकते हो, लेकिन किसी एक से 35,000 से ज्यादा का ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन जब इसको 1,25,000 कहा किया गया तो इसमें कहा गया कि आप किसी एक एमएफआई से 60,000 तक का ऋण ले सकते हो और रेस्ट ऑफ अमाउंट दूसरे एमएफआई से ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें से कही गई। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि जो बड़े प्रकार के एमएफआई हैं, जो बड़े एमएफआई हैं उनका 12% से, यानी देखो इसमें ऑलरेडी मेंशन है, हालांकि ये अच्छा इसमें इसे बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया, चलो ये ऑलरेडी मेंशन है। देखो एमएफआई 24% से ज्यादा का ब्याज नहीं ले सकते हैं, परंतु शर्त यह होगी कि लिए गए ब्याज में जो बड़े एमएफआई का लाभ 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब लाभ वही इंटरेस्ट है वो 24% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और इनका जो प्रॉफिट है वो 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो छोटे प्रकार के एमएफआई हैं वो क्या है, उनका लाभ 12% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बड़ा प्रकार का एमएफआई और छोटे प्रकार का एमएफआई में क्या डिफरेंस है? तो वैसे बड़े प्रकार के एमएफआई कहलाएंगे जिन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपया का ऋण प्रदान कर रखा हो। तो जो संस्थान 100 करोड़ से ज्यादा का ऋण प्रदान कर रखे होंगे उनको बड़े प्रकार के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, तो इनका जो लाभ है वो 10% से ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो देखो अब इनमें आप सोचोगे कि भाई इसमें याद करने के लिए जो तर्क तो होने चाहिए, उसके पीछे कुछ तो कारण होंगे। तो इनके लिए 10% का लाभ और इनके लिए 12% के लाभ की बात क्यों करी गई है? देखो क्या है कि जो बड़े एमएफआई है उनके पास पैसा ज्यादा है भाई। अब पैसा ज्यादा है तो ये ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंड कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? ये ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंड कर सकेंगे, तो ये ज्यादा कमाएंगे भी। तो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है यहाँ ज्यादा है, इसके चलते ये संभव है। लेकिन छोटे एमएफआई के पास भैया पैसा कम है, इसके चलते ये समस्या, जो इसके चलते ये आप देखोगे कि इसका जो रेट है वो बढ़ा होगा। ओके, तो यहां तक आपने देखा। इसमें यह भी कहा गया कि आप देखो जब जो एमएफआई है वो प्रछन्न वसूली नहीं कर सकेंगे, साथ ही साथ जबरन वसूली को बढ़ावा नहीं देंगे, जबरन वसूली नहीं की जा सकेगी। और साथ में देखो इनका जो ऋण है, मैंने आपको बताया कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अर्थात कितना, 85% ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जाना चाहिए। ठीक है, इनका 85% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जाना चाहिए। बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट किसी भी प्रारूप में जा सकता है, रेस्ट ऑफ अमाउंट किसी भी प्रारूप में जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आप ये आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी चीजें मेंशन है, ये ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो ये आपने यहां तक देखा। अगर यहां तक किसी प्रकार से कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। और मैं उम्मीद करता हूं, देखिए ये मेंस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 चीजों की आपको बहुत आवश्यकता है, वो चाहे पीटी हो या फिर मेंस हो, चाहे पीटी हो या मेंस हो। आप देखो मैं बार बार बोलता हूं ना कि भावनाओं पे मत बहिए कि कौन सा आपके फ्यूचर दाव पे लगा है। भैया आपको ऐसी पढ़ाई करनी है ताकि आप
आपका जो सिलेक्शन हो सके। बहुत सारे आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें मार्केट में अर्थात सारी चीजें उपलब्ध हैं। कई बार कुछ भी आप पढ़ रहे होते हैं नहीं पता चलता है। मैं कहता हूं अगर मुझसे भी पढ़ रहे हैं ना तो पहले आप मुझे जज कर लीजिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, अर्थात ये आपके काम का है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल क्लास छोड़ सकते हो, क्योंकि ना देखो, आपका फ्यूचर इससे बहुत ज्यादा कहीं बड़ा है और किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। टाइम जो है ये बहुत कीमती है और ये कभी वापस लौट के नहीं आता है। एक बार आपने लॉस कर दिया तो लॉस कर दिया। तो ये टाइम आपका गोल्डन टाइम है और गोल्डन टाइम को आप मत बर्बाद करिए। तो आपको अगर यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विस का परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भैया उसके लिए दो चीजें हमेशा हाथ में होनी चाहिए। एक तो सिलेबस और दूसरा क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे पीटी हो और मेंस। आप कहीं भी रहो, दो चीज हाथ में रहेगी, आपके दिमाग में चीजें बनी रहेंगी और उसके माध्यम से टीचर को आप जज कर सकोगे क्या सही यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी को देखो, आपको जो अच्छा लगता है ये जरूरी नहीं कि यूपीएससी पूछे, लेकिन यूपीएससी जो पूछ रहा है वो आपको जरूर अच्छा लगना चाहिए। यूपीएससी जो पूछ रहा है, जो ट्रेंड है वो जरूर अच्छा लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यूपीएससी आपका इंतजार या यूपीएससी आपके अनुसार नहीं बदलेगा, आपको यूपीएससी के अनुसार बदलना होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखो, आपका फ्यूचर दांव पे लगा है। कुछ भी पर आप देख रहे हो कि कुछ भी पढ़ रहे होते हो, कहीं भी मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर से, हर जगह कहीं देखा, कई इंस्टीट्यूट हैं और कोई बैंकिंग सिस्टम जैसे देख लो, मैं बैंकिंग सिस्टम करीब 20 घंटे की क्लास होती है, 4 घंटे में 5 घंटे में बैंकिंग सिस्टम समाप्त कर दिया जाता है। अरे भैया देखो तो सही, आपसे यूपीएससी क्या मांगता है, यूपीएससी क्या आपसे अच्छा एक चीज, जब सिलेबस उसने डिजाइन किया है, अब देखो अगर आपको समझो पहले आईएएस बनाना चाहता है तो आपका जो आपको कैसे डेवलप करना चाहता है, क्या डिमांड होगी यूपीएससी की, क्या सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति चाहता है, क्या किसी साइंटिस्ट को चाहता है, नहीं भैया, वो एक समान एडमिनिस्ट्रेटर को चाहता है जो सामान्य समझ रखता हो और सबसे ज्यादा समाज के बारे में सोच सकता हो या जनता पब्लिक के बारे में, उसको पब्लिक के साथ जुड़ करके काम करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए, अब जैसे मान लो कि आप आईएएस बन जाते हो तो भाई एसएचजी में क्या समस्याएं हैं, कल के दिन आपको सेक्रेटरी या फिर डीएम बन के क्या है पॉलिसी मेकिंग का काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को जब पॉलिटी में क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, यानी स्थायी कार्यपालिका, यही तो स्थायी कार्यपालिका के लोग होते हैं। तो भाई आपको जब कल यहां जाना है तो ये जो यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी की डिमांड ये नहीं कि आप रफाल बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, उसकी डिमांड ये है कि आप समाज का उद्धार कैसे कर सकते हो, आप समाज का जो लोअर तबका है अर्थात शोषित वर्ग है उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ पाओगे। तो किसी रॉकेट साइंस पढ़ के तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हो कि जो सामाजिक ताने बाने को समझकर, मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमी पढ़ के आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन सामाजिक ताने बाने को समझकर आप उनका उद्धार कर सकते हो। तो जरा डिमांड को भी तो समझो ना यूपीएससी की। जो कोई भी व्यक्ति यूपीएससी को डिमांड को समझ गया, जो कि मुश्किल से 0.1% स्टूडेंट है, 0.1% स्टूडेंट क्या है, इसकी डिमांड को समझ रहे हैं और वही सर्वाइवल है, वही सर्वाइव कर पा रहे हैं, वही सर्वाइव कर पा रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, यूपीएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी सिर्फ हर साल पेपर लेती है, वैकेंसी उसको जो मोर देन फिटेस्ट होता है उसको चूज करती है और लेके जाती है और फाइनली क्या करती है, वो आईएएस बना देती है। तो भैया वैसी आपको समझ रखनी पड़ेगी। तो जरा इसके बारे में अब जैसे आपको ये आइडिया होनी चाहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब हमें क्या इसी के अंतर्गत देखो, माइक्रो फाइनेंस जो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत, ये वित्तीय समावेशन का ही देखो कितना बड़ा टॉपिक था, मैंने बताया था ना। तो ये वित्तीय समावेशन का ही क्या है, एक उदाहरण है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मैंने आपको डिटेल से बताया था कि भैया ये जो एचआर खान समिति का गठन किया गया था और सबसे पहले इन्हीं ने वित्तीय समावेशन शब्द का उपयोग किया था। और जब मैंने एक चीज आपको ये भी बताया था कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ही तमिलनाडु का मंगलम गांव जो एक पहला गांव था भारत का, जो पूरी तरीके से हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को क्या मिल गया था, एक अकाउंट मिल गया था। तो ये सारी चीजें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत चीजें हैं।
इसमें देखो सामाजिक सुरक्षा और उनको सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ किसी व्यक्ति को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय दिलवाना, वही सरकार द्वारा प्रदान किया गया लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, ये सभी चीजें जो भी इसके लिए किया जाएगा, जो भी इन सारी चीजों को लोगों से जोड़ने के लिए कोई भी कदम उठाए जाएंगे, वो सभी चीजें वित्तीय समावेशन का उदाहरण होंगी। साथ ही साथ आप कह सकोगे कि जैसे कि अप्रत्यक्ष निःशुल्क और वित्तीय परामर्श देना, वही वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, यानी फाइनेंशियल जो लिटरेसी है कि हमारा वित्तीय साक्षरता समझ रहे हो ना, वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है कि जैसे कि लोगों को बैंक से जोड़ दिया तो पैसे को कैसे कौन सा सेविंग अकाउंट, उसको ये नहीं बताना है कि भाई आरटीजीएस क्या होता है या एनईएफटी नेफ्ट क्या होता है, उसको सामान्य समझ के बारे में, यानी वित्तीय साक्षरता की ये पैसे डालने से क्या होगा, आपका कैसे सामाजिक हित हो सकता है, आपको कैसे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने यहां तक देखा। अब देखो बैंकों का ये भी मैंने बताया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन, ये सारी चीजें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हैं। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो अब चलो देख लेते हैं मुद्रा योजना। क्या देखना है? मुद्रा योजना, ये भी वित्तीय समावेशन का ही एक उदाहरण है। तो ये मुद्रा योजना क्या है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। देखो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इससे पता ही चलता है कि ये है क्या। ठीक है, ये माइक्रो यूनिट्स यानी माइक्रो बहुत छोटा है ना, माइक्रो और मैक्रो स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था ना, माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटा, बहुत सूक्ष्म। तो जो मुद्रा बैंक का कॉन्सेप्ट कैसे आया और इसका क्या उद्देश्य, इसका क्या काम है, ऐसा तो है नहीं है कि आप कुछ भी बनाए तो खोल दो, तो इसका कुछ तो उद्देश्य होगा। तो जरा इसके उद्देश्यों को आप समझो कि भाई इसका क्या उद्देश्य है। देखो मुद्रा, अगर हम मुद्रा यानी मुद्रा बैंक की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म मुद्रा बैंक इज स्टैंड फॉर द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। देखो ये रीफाइनेंस एजेंसी है, इसके नाम को पकड़ो जरा, और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखो इसकी जो स्थापना है ये 8 अप्रैल 2015 में की गई। ठीक है, और यह इस उद्देश्य से सबसे पहले दिल्ली में क्या किया गया, इसकी स्थापना करी गई। परंतु मुद्रा बैंक जो सिडबी के अंतर्गत, देखो मुद्रा बैंक की जो स्थापना है वो सिडबी के अंतर्गत क्या है, करी गई, इसका कार्यरत सिडबी के अंतर्गत इसको कार्यरत है। इसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिलेगा और मुद्रा बैंक की स्थापना 20,000 करोड़ की पूंजी निवेश से पेडअप कैपिटल से करी गई। ध्यान रखिएगा 20,000 करोड़, जो कि यहाँ पे मेंशन है 20,000 करोड़। अब ये मुद्रा बैंक का काम क्या है, देखो वर्तमान में जो सिडबी के अंतर्गत ये कार्य करेगी। और ये यस बैंक, देखो यह एक बैंक नहीं है, ये एक पुनर्वित्त संस्थान है। पुनर्वित्त संस्थान का मतलब ये है कि देखो ये रिफाइनेंस एजेंसी बैंक की तरह वो कार्य नहीं करेगा, ये कोई बैंक नहीं है, बल्कि ये जैसे छोटी एमएसएमई है या एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो कि इस क्षेत्र में जैसे कि आप ये कह सकते हो कि यानी सामाजिक जो एम्पावरमेंट के लिए, साथ ही साथ जो प्रायोरिटी सेक्टर है इस क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन ऋण दे रहे होंगे, तो उन इंस्टीट्यूशंस के लिए यह व्यवस्था करी गई है कि ये उनको ऋण दे सकेगा। तो यह इस वजह से रीफाइनेंस एजेंसी है। ये क्या है? रीफाइनेंस एजेंसी है। देखिए इसकी स्थापना के लिए 20,000 करोड़ से पूंजी निवेश करी गई, 20,000 करोड़ रुपया। ठीक है, और इसका अलग एक क्या है, पूल बनाया गया 3,000 करोड़ का। क्या है? इसका एक अतिरिक्त 3,000 करोड़ का अधिशेष भी साथ में रखा गया। आप ये देख पा रहे हो 3,000 करोड़ का ये अतिरिक्त अधिशेष है। ठीक है, इसको क्रेडिट गारंटी ग्रुप में रखा गया था। किसमें? क्रेडिट गारंटी ग्रुप में रखा गया था। अब ये ऋण कैसे देगा? जैसे कि एमएसएमई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देगा, साथ में एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को देगा। इन लोगों को ये ऋण प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत देखोगे कि जैसे मैंने बताया ये पुनर्वित्त संस्थान है और इसमें पूंजी क्या है, सरकार लगाएगी। इसमें पूंजी कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। और यह पुनः उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करेगा जो क्या करती हैं कि वो जैसे सूक्ष्म इकाइयां हैं या छोटी छोटी यूनिट्स को ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने मुद्रा बैंक के बारे में ये देखा, ये समझा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर लखनऊ और वहीं से जो सिडबी के अंतर्गत एक कार्यरत है। भारत में अत्यधिक आबादी के कारण सरकार के लिए, देखो ध्यान रखिएगा, एक कहानी सुन लीजिए।
भारत में बहुत ज्यादा आबादी है, तो उस आबादी के कारण सरकार के लिए रोजगार देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, काफी कठिन हो जाता है। आप इसी के साथ साथ देखोगे जो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, औद्योगिक इकाइयां होती हैं, वो धीरे धीरे ऑटोमेशन पे आ रही हैं, स्वचालित मशीनों पे आ रही हैं। और जब मशीनीकरण ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी जो रोबोटिक्स और मशीनीकरण की वजह से, देखो मैं इसकी वजह से जो वैसा जो छोटा छोटा या लेबर जैसी चीजें हैं, तो इसमें वैसा जो कार्यबल कम हो जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी देखो, एक तरफ तो इसके चलते जो ऑटोमेशन है या रोबोटिक्स है, इसके एक प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। प्रॉफिट क्या है कि इससे वो लोग, उन लोगों का रोजगार बाहर हो जाएगा, वो लोग रोजगार से बाहर हो जाएंगे जो स्किलफुल नहीं है। लेकिन इसमें साथ साथ उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा जो स्किलफुल अर्थात टेक्नोलॉजी से अवेयर है, ठीक है। तो इसके ये फायदे हैं। आप देखोगे भारत में बहुत आबादी होने के कारण सरकार में इतनी रिसोर्सेस नहीं है कि सभी को क्या कर सके, वो रोजगार प्रदान कर सके। साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो ऑटोमेशन के माध्यम से वो अपने कार्य बल को धीरे धीरे कम कर रही हैं। तो अब यहाँ भूमिका किसकी बढ़ जाएगी भैया, छोटी छोटी यूनिट्स की, माइक्रो फाइनेंस जो इंटरप्राइजेस हैं उनकी बढ़ जाएगी। स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वही क्या करेंगे, रोजगार के अवसरों को जन्म देंगे। तो जो सूक्ष्म और लघु इकाइयां हैं, इन पे जो श्रम की आश्रितता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ना ये सिर्फ रोजगार का एक साधन होंगे, बल्कि इनसे लोग आजीविका भी क्या करेंगे, रोजगार के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित होंगे और अपनी आजीविका भी सुनिश्चित कर सकेंगे। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी सूक्ष्म इकाई अर्थात माइक्रो यूनिट्स को क्या है, जो सूक्ष्म इकाई है उसके लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकेगा। किसके लिए, मैंने बताया कि इसके अंतर्गत आप देखोगे जो मुद्रा योजना के अंतर्गत, तो इसमें कोई जो बहुत छोटी इकाई है, माइक्रो इंस्टीट्यूशन है, यानी वित्तीय संस्थानों से क्या है, इसमें से ऋण दिया जा सकता है। इस योजना को 3 प्रारूपों में, यानी 3 प्रकार से इस योजना के अंतर्गत क्या है, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, मैंने बोला जो मुद्रा योजना के अंतर्गत वे रोजगार के पर्याप्त अवसरों को भी जन्म देगा, और मुद्रा योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी भी सूक्ष्म इकाई की स्थापना के लिए बिना कुछ गिरवी रखे, इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, वह वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। तो इस योजना में जो ऋण दिया जाएगा वह 3 प्रकार से उपलब्ध किया जा सकेगा। अब 3 प्रकार से ऋण उपलब्ध कराने का मतलब क्या है कि देखो, एक शिशु प्रकार, मतलब इसके अंतर्गत जो अधिकतम राशि है वो 50,000 रुपए तक की अधिकतम, जैसे शिशु प्रकार की यूनिट्स खोली जाएगी, बहुत छोटी एकदम इमरजेंसी, तो उसके अंतर्गत 50,000 रुपए तक की धनराशि दी जाएगी मुद्रा योजना के ही अंतर्गत। साथ ही साथ वो अगर किशोर, मतलब थोड़ा सा बड़ी हो जाती है वो इकाई यूनिट्स, तो उसके अंतर्गत जो अधिकतम धनराशि है वो 5 लाख रुपए तक की दी जाएगी। किसके अंतर्गत, किशोर के अंतर्गत। वहीं तरुण के अंतर्गत आप बात करोगे तो इसके अंतर्गत जो ऋण की धनराशि होगी वो 5 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक की हो सकती है, यानी 5 लाख से 10 लाख तक रुपया इसमें तरुण प्रकार की जो इकाई होगी मिलेगा। तो आपने देखा कि भाई मुद्रा बैंक क्या है, यह रीफाइनेंस एजेंसी है। इसमें ऋण ऐसे कुछ डेवलप होगा जैसे तरुण प्रकार की इकाई, किशोर प्रकार की इकाई और शिशु प्रकार की इकाई। इसी योजना के अंतर्गत जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा, यह मुद्रा योजना के तहत आप डायरेक्टली ऋण प्राप्त कर सकोगे तो नहीं, ये छोटी छोटी जैसे कि एमएसएमई है या कोई यूनिट्स है या देखो एमएफआई है, उनको ऋण प्रदान करेगा। भैया ये रीफाइनेंस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, यह रीफाइनेंस एजेंसी है, ठीक है। तो आपकी यूनिट के आपको व्यक्तिगत ऋण मुद्रा बैंक के अंतर्गत नहीं मिलेगा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना पेडअप कैपिटल 20,000 करोड़ और इसका 3,000 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी ग्रुप बनाया गया, अर्थात ये कह सकते हो अतिरिक्त मतलब सरप्लस में 3,000 रुपया क्या किया गया, रखा गया। तो इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य से इसकी आप देखोगे भूमिका, क्योंकि ये छोटी छोटी इकाइयों को पैसा देती है, तो ऑब्वियस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आपने माइक्रो फाइनेंस मुद्रा बैंक को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के अंतर्गत ये सारे प्रावधान देखे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। देखो ये सारी चीजें आपको
भारत में लगभग वही 7,000 करोड़ से ज्यादा के एमएसएमई हैं, जो कि रोजगार का एक प्रमुख साधन है। परंतु पूंजी की कमी के कारण यह आसानी से ऋण की प्राप्ति नहीं होने की वजह से औद्योगिक इकाइयों का विस्तार प्रभावित होता रहा। ऐसे में मुद्रा योजना के अंतर्गत इन जो औद्योगिक इकाइयों को ऋण सुनिश्चित किया जाएगा या जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को 3 प्रारूपों में, एक शिशु प्रकार की, दूसरी किशोर प्रकार की और तरुण प्रकार की। इस शिशु प्रकार में 50,000 तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसमें से 5 लाख तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसमें से 10 लाख तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसमें से 10 लाख तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। हाँ, अब अगला आएगा, एमएसएमई हम लोग पढ़ लिए हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, चलो इसको पढ़ा देता हूं। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत जो हम क्या पढ़ लेंगे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम देख लो कि भाई ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ये कैसे वर्क करेगी, ठीक है। देखो, इन दोनों ही योजनाओं को 2015 में लागू किया गया। इसका जो उद्देश्य क्या है, देखो इसका उद्देश्य भौतिक रूप से सोने के आयात को कम करना है। अब भौतिक रूप से सोने का आयात, देखो यह विदेशी मुद्रा के पलायन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। जो हम सोने का भौतिक रूप से सोने का आयात करते हैं, इससे जब ये विदेशी मुद्रा के पलायन को बढ़ावा देगा तो भैया उसका रेट, ध्यान रखिएगा, उसका रेट क्या होगा, वो महंगा होगा, अर्थात हमारी मुद्रा क्या होगी, कमजोर होगी। कैसे, जरा इसे उदाहरण से समझिएगा। मान लो कि हमारे व्यापारी हैं, बहुत सोने के व्यापारी हैं और बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनने क्या किया कि उनको भारत में खूब सोने की मांग 2 प्रकार से बनी रहती है। एक तो लोग क्या करते हैं कि इसमें से निवेश भी करते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा भारत में एक फैक्टर है वो सामाजिक फैक्टर है कि शादियों में आप देखे ही होंगे, तो लोग बहुत ज्यादा मांग करते हैं। तो अगर मांग बढ़ गई भारत में, और जो भी जितने ये गोल्ड के अर्थात सोने के व्यापारी हैं, इनने क्या कहा, भारत से, अब देखो ये सोना बाहर खरीदने जाएंगे, अफ्रीका खरीदने जाएंगे या अमेरिका से लेने जाएंगे, तो इनको रुपए में तो मिल नहीं जाएगा। तो ये आरबीआई से बोलेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, हमारे पास रुपया है, ये लो, हमें कुछ में क्या कर दो, हमें इसको डॉलर में चेंज कर दो, ठीक है, आपको हॉट मनी में इसको कन्वर्ट कर दो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में कन्वर्ट कर दो। तो इसके चलते जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग मांग करेंगे। अब अगर आरबीआई के पास भी मान लो कमी हो जाती है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट से उठाने लगेगी, तो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मुद्रा है, तो वो क्या होने लगेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा मांग होने लगी। और आपको याद होगा, विदित होगा, मैंने जब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, इन्फ्लेशन पढ़ाया था, तो उसके अंतर्गत बताया था कि जितनी ज्यादा मांग बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो मांग बढ़ रही है तो ये जो इंटरनेशनल मुद्रा है ये महंगी हो जाएगी। तो इसका पलायन क्या है, पलायन को रोकने में ये मदद करेगी। जो विदेशी मुद्रा का जो पलायन है, इसके रोकने में ये मदद होगा, ठीक है। तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के अंतर्गत घरेलू स्रोतों के जो बाजार से सोने की आपूर्ति है, घरेलू स्रोतों के बाजार से जो सोने की आपूर्ति है, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। अब कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, जरा ध्यान रखिएगा। तो हम संप्रभु स्वर्ण प्रतिभूति योजना के प्रावधान के अंतर्गत कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, कैसे कैसे चीजों को सामने लाया जाएगा, कैसे वर्क करेगा, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं दोबारा से बता दूं, देखो क्या होता है ना कि हम जैसे देशों में सबसे बड़ी एक चीज है कि हम जो सोने का उपभोग है, जो कंजम्पशन है, वो 2 माध्यम में भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है। एक तो सोने का कंजम्पशन इस माध्यम में देखा जाएगा कि जो सोना है वो सॉरी, वो एक्चुअल में लोग पहनने के लिए यूज करते हैं और बहुत भारी मात्रा में यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका जो निवेश भी भारत में सोने में खूब होता है। तो इसी के लिए ये व्यवस्था करी गई कि जो आप क्या है, सोना के लिए जो बाहर से खरीद के लाते हो, तो हमारी जो मुद्रा है, ठीक है, तो विदेशी मुद्रा, तो विदेशी मुद्रा का क्या करोगे, जो पलायन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा तो बाहर जाएगी ना, पलायित होगी ना, ठीक है ना। ये जब हम सोना खरीदेंगे तो उन्हें विदेशी मुद्रा देके आएंगे। तो इसको रोकने के लिए ये व्यवस्था लाई गई कि चलो ठीक है, अगर घरेलू स्रोतों के बाजार से मान लो अगर हम पैसा, ये सोना उठा लें, तो बेहतर है, हमारा ये जो पलायन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा फॉरेक्स में भी ज्यादा, यानी फॉरेन रिजर्व है जो, उसमें भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये योजना लाई गई प्रॉपरली।
तो ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये जो संप्रभु स्वर्ण प्रतिभूति योजना है, इसमें कुछ प्रावधान किए गए। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, जरा इन प्रावधानों पे नजर डालो। देखो इसके अंतर्गत भाई साहब क्या किया गया कि ये बॉन्ड आरबीआई भारत सरकार के अनुमति प्राप्त करके जारी कर सकेगी। आरबीआई किसकी अनुमति? भारत सरकार की अनुमति लेके इसको जारी कर सकेगी। ठीक है, इस बॉन्ड पर सोने की मात्रा के रूप में जो फेस वैल्यू क्या होगी? मुद्रित होगी। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जरा यहां देखना आप। इस पे हमें, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, खाली पेज चाहिए था। चलो जैसे कि मान लो कि इसके जगह मैंने बोला कि प्रतिभूति जारी करी जाएगी, तो उसमें जो कागज का टुकड़ा होगा उसमें सोने का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, उसमें क्या होगा? मुद्रित किया जाएगा, मुद्रित होगा। तो सोने की मात्रा के रूप में कितनी मात्रा है उसकी फेस वैल्यू मुद्रित होगी। और यह 1 ग्राम या उसके गुणज में ही हो सकता है। यह 1 ग्राम या उसके गुणज का मतलब कि यह 1.5 ग्राम नहीं हो सकता। यानी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, अर्थात मतलब ये ऐसे इसके मल्टीपल्स पे ही होगा। क्या होगा? इसके मल्टीपल्स पे होगा। और यह बॉन्ड को वाणिज्यिक बैंक, ध्यान रखिएगा, जो ये बॉन्ड होंगे ना, तो इस बॉन्ड को वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, ये हर जगह क्या किए जाएंगे? बेचे जाएंगे। इस जो बॉन्ड जारी किया जाएगा, बॉन्ड का मतलब क्या है, कैसे जारी होगा, जरा इसको समझियो। देखो क्या होगा कि मान लो जैसे आपके पास सोना है, ध्यान रखिएगा, आपके पास क्या है? सोना है। तो आपको एक बॉन्ड जारी किया जाएगा। बॉन्ड का मतलब कि उसमें एक कागज का टुकड़ा होगा, उसमें सोने की जो है यानी मुद्रा, जो सॉरी सोने की जो वैल्यू और साथ में उसकी जो वैल्यू के साथ जो उसका वेट है वो उसमें मुद्रित होगा। तो अब इसके अंतर्गत ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को वाणिज्यिक बैंक भी क्या कर सकेंगे? जारी कर सकेंगे, स्टॉक एक्सचेंज भी जारी कर सकेंगे, और भी जो जैसे कि डाकघर से बेचा जाएगा तो वो भी इसे बेच सकेंगे। तो इससे होगा क्या? देखो जो व्यक्ति, जो निवेश वाला हिस्सा है, मैंने बताया भारत में 2 प्रकार से सोने की खरीदारी करी जाती है। तो निवेश वाला हिस्सा है, जो लोग सोने में निवेश करना चाहते थे, जो लोग सोने में निवेश करना चाहते थे, तो उस निवेश वाले हिस्से को क्या किया जा सकेगा? उसको आप देखोगे कि कम किया जाएगा इसके बॉन्ड के अंतर्गत। कि भाई आप सोना को मत लेके खरीद के रखो, आप क्या कर लो कि आप बॉन्ड खरीद लो। सारी व्यवस्थाएं और इसमें बहुत सारी आकर्षक चीजें भी आपको मिलेंगी। इसमें कुछ और आकर्षक चीजें दी जाएंगी, जैसे कि आप जो निवेश करोगे उस समय उसको इंटरेस्ट भी उस निवेश की गई राशि पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें उसको उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो निवेशक होगा, जो इन्वेस्टर होगा। तो एक जो अगर कोई एक पर्सनल व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, या मान लो अविभाजित परिवार है, या कोई ट्रस्ट है, तो इन व्यक्तियों को जो सोना वो कितना 1 ग्राम से लगा करके, और यह कितना 4 किलो तक खरीद सकेंगे। ध्यान रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति या कोई अविभाजित परिवार अगर वो बॉन्ड खरीदना चाह रहा है, मतलब ये जो सोना है, सोना मतलब वही बॉन्ड के रूप में, तो वह 1 ग्राम के बॉन्ड से लगा करके 4 किलोग्राम का बॉन्ड तक खरीद सकेगा। ठीक है, मान लो उसके पास अरबों रुपया है और वह सोने में निवेश करना चाहता है, तो वह बोलेगा कि हमें भैया 4 केजी सोने का क्या कर दो, हमें बॉन्ड जारी कर दो। किससे बोलेगा? बैंकों से, डाकघर में, या किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाके बोल सकता है। तो कौन? एक इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई अविभाजित परिवार। क्या है? ये कोई अविभाजित अर्थात कोई ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो ये 1 ग्राम से 4 किलोग्राम तक सोने में निवेश अर्थात सोने के बॉन्ड में निवेश कर सकेगा। लेकिन वहीं अगर आप कोई यूनिट है, कोई इंडस्ट्री है, कोई ट्रस्ट है, तो उसके लिए ये तो ज्यादा होना चाहिए भैया, उनके पास पैसा ज्यादा होता है। तो ये जो लिमिट है उनके लिए, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। इस लिमिट को कहा गया कि आप 1 ग्राम जो बॉन्ड होगा, तो 1 ग्राम का बॉन्ड से लेकर के आप 20 किलोग्राम के बॉन्ड तक क्या कर सकते हो? निवेश कर सकते हो। तो ये व्यवस्थाएं डाली गई। साथ ही बॉन्ड पर जो मूल्य होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको ये कंडीशन बहुत जरूरी है और इसे नहीं भूल जाइएगा। बॉन्ड पर जो मूल्य होगा, जो मूल्य लागू होगा, वो भौतिक सोने के मूल्य पर आधारित होगा। जैसे कि जो भौतिक सोना है ना, जैसे मार्केट में तो 1 ग्राम सोने का मूल्य कितना होगा, तो ये भौतिक सोने के क्या होगा? उसके मूल्य पर आधारित होगा। लेकिन
यह मूल्य विगत सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवस के एवरेज के अकॉर्डिंगली मेजर किया जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो आपको मान लो कि जैसे आज का रेट, यहां उदाहरण समझिएगा कि आप आज बॉन्ड खरीद रहे हो, आज सोने का रेट कितना है, आज मान लो 40,000 है सोने का रेट पर ग्राम, तो आज का रेट नहीं जुड़ेगा, बल्कि ये कितने दिनों का, लास्ट के, यानी आज का यानी बीते दिन का, और उससे एक बीते दिन, यानी आज का, पिछले कल का और परसों का, इन तीनों का एवरेज निकाला जाएगा और उसके माध्यम से इसका क्या है, मूल्य निर्धारित किया जाएगा। ये ऐसा क्यों किया जाता है? हो सकता है अगर मान लो कि कोई राजनीतिक अस्थायित्व आ जाए, तो राजनीतिक अस्थायित्व के चलते कल सोना मान लो 30,000 में था, लेकिन उसके चलते अचानक क्या हो जाए, 15,000 में आ जाए, क्या है, आज 15,000 में आ जाए, तो क्या करा जाएगा कि भैया जो इसका एवरेज निकाला जाएगा, और मान लो यहाँ 20,000 में है, ये 20,000 में है परसों के दिन, तो ये 30, 20 और 15 आप जोड़ लो और इसमें 3 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ऐसे एवरेज निकाल के और इसका क्या निकाला जाएगा, वैल्यू तय करी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवस पे, ठीक है। और यदि बॉन्ड जो है नगद में खरीदा जाए, इसका अगला कंडीशन क्या है कि यदि आप बॉन्ड को नगद में खरीदा जाए, तब आप मैक्सिमम 20,000 रुपया तक की ही खरीदारी कर सकोगे। मतलब वैसे भी 20,000 में तो 1 ग्राम सोना मिलने को नहीं है, तो और मिनिमम 1 ग्राम से नीचे सोना मिल ही नहीं सकता है, मिनिमम 1 ग्राम आपको उसका बॉन्ड खरीदना होगा। तो इसके लिए आप 20,000 रुपया तक ही आप क्या कैश में कर सकोगे, अन्यथा आपको दूसरे फॉर्म, चेक या फिर किसी बैंक या किसी भी दूसरे माध्यम में ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हो। लेकिन यदि बॉन्ड की खरीदारी ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से करी जाएगी, तो प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 1 ग्राम बॉन्ड में 50 रुपया की छूट भी दी जाएगी। क्या है, 50 रुपए की छूट भी आपको दी जाएगी अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हो। ये ऐसा क्यों किया गया भैया, इसमें से देखो 2 चीजों का बढ़ावा मिलेगा। एक तो ये होगा कि अगर ऑनलाइन आप खरीद रहे हो, तो इससे पता चल गया कि आपकी कमाई जो है नंबर 1 की है, आपकी कमाई नंबर 1 की है, अर्थात आप जो निवेश कर रहे हो वो ब्लैक मनी नहीं है। और दूसरा इसमें यह हो गया कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर लेंगे, डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट कर सकेंगे। तो इसके ये उद्देश्य हो सकते हैं। साथ ही साथ देखोगे जो बॉन्ड का जो मूल्य, यानी जो भौतिक सोने के मूल्य के आधार पे परिवर्तित भी होता रहेगा, ठीक है। और यह ब्याज की वार्षिक दर, इसे अदा 2 हिस्सों में की जाएगी। ब्याज की जो वार्षिक दर है उसको 2 हिस्सों में वर्गीकृत करके किया जाएगा। मैंने बोला जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो भौतिक मूल्य क्या होता रहेगा, फ्लैक्चुएट होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा, जैसे कि उसका मूल्य बदलेगा। सोने का जैसे मान लो कि रेट कल 50,000 पर ग्राम हो जाता है, कल 60,000 पे, तो वैसे ही वो क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन जो इसकी वार्षिक ब्याज दर, इसमें देखो निवेश कर रहे हो आप, तो इसमें आपको वार्षिक ब्याज दर मिलेगी। आपका ये अतिरिक्त फायदा है भैया कि जो देखो होता क्या है, आपका सोने में निवेश कर रहे हो, अगर घर में ही आप निवेश कर रहे हो, तो उसमें उतना ही जो अगर सोने का मूल्य बढ़ता है तो ठीक है, अगर घटता है तो क्या है, आपका तो लॉस है। इसमें भी वैसा ही है, लेकिन इसमें अतिरिक्त आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अतिरिक्त आपको क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इसके अंतर्गत देखोगे कि 2.5% तक का प्रारंभिक धनराशि पे जो आप निवेश कर रहे हो, प्रारंभिक धनराशि पे उस जो निवेश कर रहे हो उस पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और यह जो वार्षिक जो ब्याज दर है, इसको 2 हिस्सों में बांट के देखा जाएगा, इसको 2 हिस्सों में बांट के देखा जाएगा। यदि बॉन्ड को वापस किया जाता है, तो अगर मान लो बॉन्ड है उसको आप वापस कर रहे हो या बेच देते हो, तो उससे जो उपलब्ध पूंजी कर है, इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी, वो भी आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ब्याज पर कर लगेगा, इसके आपके मूल यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इस स्कीम को प्रमोशन के लिए, सफलता के लिए बहुत ज्यादा इसका क्या किया जा रहा है, इसमें छूट दी जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा, ताकि हमारी जो इंटरनेशनल मुद्रा है उसका पलायन रुक सके, ठीक है। ये सारी छूटें इसी वजह से। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो पूंजी कर टैक्स है, उसमें छूट मिलेगी प्रारंभिक हिस्से पे, लेकिन जो आपको ब्याज मिलेगा वो जो 2.5% समथिंग ब्याज होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। साथ ही साथ बॉन्ड को बैंक या फिर किसी वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखकर निवेशक क्या है, इसके बदले ऋण भी प्राप्त कर लेगा। मान लो आपके पास बॉन्ड है, आपको कल रुपए की जरूरत पड़ती है, तो
तो उसी बॉन्ड को आप किसी भी संस्थान में चले जाओ, वित्तीय संस्थान में चले जाओ या किसी निवेशक के पास इसको गिरवी रख दो, तो पूरी तरीके से उसकी लिक्विडिटी वैसे ही रहेगी जैसे आपकी अन्य चीजों की है, घर की है, मकान की है, सोने की है, वैसे इसको ओरिजिनल सोने की तरह लिक्विडिटी मानी जाएगी, तो आप उससे ऋण ले सकोगे। और बैंक भी इस बॉन्ड को अपने एसएलआर के रूप में दिखा सकेंगे। मान लो बैंक क्या करते हैं कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है खरीदते हैं, तो अब बैंकों की ये, अब आपको पता ही है कि अगर बैंक खरीद रहे हैं, बैंक निवेश कर रहे हैं, तो बैंकों को इसमें ये जो गोल्ड है वो अपने एसएलआर के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। मैं बताऊंगा एसएलआर क्या है, कई बार ये नाम आ चुका है, ये मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखोगे जो बॉन्ड की परिपक्वता की अवधि 8 वर्ष तक की होगी, जो इसकी मैच्योरिटी डेट 8 वर्ष तक की होगी, लेकिन 5 वर्ष के उपरांत, 5 वर्ष के बाद आप कभी भी इसको क्या है, वापस किया जा सकता है और निवेशक को धन, जो अगर धन की आवश्यकता होती है तो वो प्राप्त कर सकेगा 5 वर्ष के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं, ध्यान रखेगा। इसके साथ साथ कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में 15 दिनों के उपरांत, जैसे भी अगर मान लो आपने निवेश किया और उसको पैसे की आवश्यकता है, तो आप खरीदारी के 15 दिनों के उपरांत कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकोगे, इसमें यह भी सुविधा दी गई है। ठीक है, अब बैंक अथवा डाकघर को जो बॉन्ड को बेचने पर 1% का क्या मिलेगा, अगर बॉन्ड बेचते हैं उन्हें कमीशन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बैंक हो या डाकघर हो, पोस्ट ऑफिस, अगर आपका ये बॉन्ड बेचते हैं, ठीक है, तो उनको 1% का बेचे हुए बॉन्ड पे कमीशन भी प्राप्त होगा, उनको 1% पे कमीशन दिया जाएगा। लेकिन यही अगर किसी एजेंट के माध्यम से बेचा जाए तो उसको 50% का, ध्यान रखिएगा, 1% के 50% का, मतलब जो 1% है उसके 50% का उस एजेंट को दिया जाएगा। ठीक है, देखो भारत में देखा गया कि भारत में जो सोने में सामान्यतः जो काले धन का निवेश होता रहा है। ठीक है, तो इसके, और दूसरा प्रॉब्लम आपको मैंने बताया कि जो हम उपभोग है वो ज्यादातर पहनने ओढ़ने के रूप में करते हैं, तो इस समस्या के चलते इस योजना, इतने सारे फीचर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी इसमें ज्यादा आपको देख पाओगे कि बहुत ज्यादा इसका मतलब रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सफल नहीं ये योजना होती है। तो आपने इसके अंतर्गत जो कि मैंने बताया, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये सारी चीजें मेंशन है इसमें से। ठीक है, तो और देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो बॉन्ड को ये 99.99% शुद्ध सोना माना जाएगा, जो बॉन्ड होगा मतलब सेम वैसी सोने की तरह। तो ये सारी चीजें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में है। आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन पीटी में भी। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। आज यहीं तक, कल हम इसी के अंतर्गत जो दूसरी स्कीम है, आप जैसे कि आप ये देख लीजिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसी से संबंधित है, उसके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम जल्दी।